Akbar, Administration, Foreign Relation and Culture. वेलकम टू स्टडी IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह. दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन रिलेशंस और कल्चरल पेट्रनेज के बारे में. आइए शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से, जिसमें हम मिलिट्री, सिविल और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में अकबर ने सबसे पहले अपने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव किया था. जानते हैं कैसे. रिफॉर्म्स इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. अकबर को बचपन से ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी. यही कारण रहा था कि वो अपनी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से कोई समझौता नहीं करते थे. उन्होंने सेना और घुड़सवारों के बेहतर मैनेजमेंट के लिए मनसबदारी सिस्टम इजाद किया था. यहां मनसबदारी का मतलब अकबर के मिलिट्री कमांडर्स, हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स थे. मनसबदारी सिस्टम के तहत हर मनसबदार को एक जात रैंक यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक और एक सवार रैंक यानी नंबर ऑफ हॉर्समैन टू मेंटेन दिया जाता था. जात और सवार रैंक के हिसाब से हर मनसबदार को एक फिक्स नंबर ऑफ सैनिक और एटलीस्ट 2 घोड़े पर घुड़सवार अकबर के लिए मेंटेन करना होता था. यहां ध्यान देने वाली बात है कि सवार रैंक हाई होने के बावजूद अगर किसी मनसबदार का जात रैंक लो है तो उसकी ऑफिशियल हायरार्की में ओवरऑल रैंक लोअर रहेगी. एग्जाम्पल के लिए 5000 जात और 2000 सवार वाले मनसबदार 4000 जात और 3000 सवार वाले मनसबदार से सीनियर होंगे. अकबर ने मनसबदारी को हेरेडिटरी नहीं बनने दिया था. समय समय पर वे मनसब्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करते थे. यदि किसी मनसब को जागीर दिया गया हो तो उसके रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 ऑफिशियल होते थे ताकि बैलेंस बना रहे. षड्यंत्र और रिवोल्ट से बचने के लिए अकबर कभी होम जागीर नहीं देते थे. इसमें एक्सेप्शन सिर्फ राजपूतों के लिए था, जिन्हें होम जागीर मिल सकती थी. टेक्नोलॉजी फ्रंट पर ऑटोमन टर्क्स, पोर्चुगीज और इटालियंस की मदद से उन्होंने अपनी आर्टिलरी और कैनन पावर को और इंप्रूव किया. उन्होंने मैचलॉक्स यानी कि बारूद वाली बंदूकें भी अपनी सेना में शामिल कर ली थी. इसीलिए उनके साम्राज्य को गन पाउडर एम्पायर भी कहा जाता है. मिलिट्री रिफॉर्म्स के बाद हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए सुधारों को देखते हैं. रिफॉर्म्स इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिल्ली सल्तनत से इवॉल्व हुआ, लेकिन अकबर ने उसमें काफी सुधार भी किए. उनका पूरा एम्पायर सूबों यानी प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सूबेदार और रेवेन्यू हेड दीवान हुआ करते थे. हर एक सूबा सरकार्स यानी डिस्ट्रिक्ट्स में बटे होते थे, जिसके एडमिन हेड फौजदार और रेवेन्यू हेड अमाल गुजार होते थे. सरकार से छोटा परगना यानी तालुका होता था, जिसके एडमिन हेड सिकदर और रेवेन्यू हेड कानून गो होते थे. अंत में ग्राम यानी विलेज सबसे छोटा यूनिट होता था, जिसके हेडमैन मुकद्दम होते थे और अकाउंटेंट को पटवारी बुलाया जाता था. इस तरह अकबर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेक्स एंड बैलेंसेस पर आधारित था. इसके अलावा सेंटर में वजीर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जागीर और इनाम लैंड का मैनेजमेंट देखते थे. मीर बख्शी मिलिट्री हेड होते थे. मीर सामान इंपीरियल हाउस होल्ड के इंचार्ज होते थे और चीफ काजी जुडिशरी के हेड होते थे. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हुए रिफॉर्म्स के बाद देखते हैं अकबर का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. अकबर का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पायर्ड था दिल्ली सल्तनत और शेर शाह सूरी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम से. पर अपने सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स भी कराए. अकबर के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जब्ती, बंदोबस्त या दहसाला सिस्टम भी कहा जाता था. इस सिस्टम को बनाने के लिए राजा टोडरमल ने सबसे पहले एक यूनिफॉर्म लैंड मेजरमेंट सिस्टम यानी गज़े-इलाही का यूज किया. फिर 10 साल तक केयरफुल लैंड और क्रॉप प्रोडक्शन सर्वे किया गया. फिर एक एवरेज फिगर कैलकुलेट किया गया, जिसे फार्मर्स को कैश में देना होता था. जरूरत पड़ने पर कैश की जगह क्रॉप्स भी अलाउ कर दिए जाते थे. इसके अलावा टैक्स जस्टिस मेंटेन करने के लिए उन्होंने लैंड को 4 कैटेगरीज में बांट दिया था. पोलज यानी कल्टीवेटेड एवरी ईयर, परौती वंस इन 2 years, चाचार वंस इन 3 to 4 years और बंजर वंस इन 5 or more years. इस कैटेगराइजेशन के कारण किसी भी किसान से मनमाना टैक्स नहीं वसूला जा सकता था.
अगर गहराई में झांक कर देखें तो अकबर के इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे उनके नवरत्नों का बहुत बड़ा हाथ था। उनके नवरत्नों के नाम थे एडमिनिस्ट्रेटर बीरबल, स्कॉलर एंड स्टेट्समैन अबुल फजल और उनके भाई अबुल फैजी, फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल, मनसबदार और राजा भारमल के बेटे राजा भगवान दास और उनके ग्रैंडसन राजा मानसिंह, म्यूजिशियन तानसेन, स्टेट्समैन पोएट अब्दुर रहीम खाने खाना और एडवाइजर मुल्ला दो प्याजा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अलावा अकबर के लंबे शासन का एक इंपॉर्टेंट कारण उनकी साउंड फॉरेन पॉलिसीज भी थी। आइए देखते हैं फॉरेन रिलेशंस ऑफ अकबर। आइए सबसे पहले हम अकबर का सफाविद्स यानी कि ईरान के शासक के साथ संबंध को देखते हैं। द सफाविद्स एंड कांधार। दोस्तों, यदि किसी भी फॉरेन रूलर को इंडियन सबकॉन्टिनेंट पहुंचना होता था तो उसे हिंदू कुश माउंटेन पार करके अफगानिस्तान के रास्ते नॉर्थ वेस्ट इंडिया आना पड़ता था। नॉर्थ वेस्ट से आने वाले इन खतरों से निपटने के लिए अकबर काबुल और कांधार जैसे की आउटपोस्ट पर हमेशा पकड़ बनाकर रखना चाहते थे। इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन को कंट्रोल करना मुगल्स और ईरान की सफाविद डायनेस्टी के बीच पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक रिलेशंस को डिफाइन करता था। इसीलिए कांधार सफाविद रूलर्स और मुगल्स के बीच हमेशा से एक विवाद का विषय बना रहा। यह फोर्ट्रेस टाउन एक समय हुमायूं के कंट्रोल में था, जिसे अकबर ने 1595 एडी में फिर से कॉन्कर कर लिया। इससे मुगल एम्पायर नॉर्थ वेस्टर्न अग्रेशन से काफी हद तक सेफ हो गया था। यहां एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑल्दो सफाविद्स ने 1595 एडी के बाद भी मुगल से डिप्लोमैटिक रिलेशंस बनाए रखे, परंतु उन्होंने कांधार पर अपना क्लेम कभी भी गिव अप नहीं किया। वहीं अकबर की दूसरी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी थी ऑटोमन एम्पायर से पिलग्रिमेज और ट्रेड के लिए रिश्ते बनाए रखना। अकबर्स रिलेशंस विद ऑटोमन्स। ऑटोमन टेरिटरी के अंदर पिलग्रिम्स और मर्चेंट्स का फ्री मूवमेंट मुगल्स और ऑटोमन्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता था। इसीलिए मेका और मदीना तक पहुंच बनाए रखने के लिए अकबर सॉफ्ट पावर पर निर्भर करते थे। वे कॉमर्स और रिलीजन को कंबाइन करते हुए एडन और मोखा जैसे रेड सी में लोकेटेड पोर्ट्स पर वैल्यूएबल आइटम्स एक्सपोर्ट करते थे और इन आइटम्स की सेल पर जो भी पैसा आता था वो उसे लोकल उलेमा और श्राइन कीपर्स के बीच डोनेट कर देते थे। इससे अकबर और मुगल एम्पायर की गुडविल हमेशा ऑटोमन टेरिटरीज में बनी रहती थी। इसके अलावा अकबर के यूरोपियंस एंड इन पर्टिकुलर पोर्चुगीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे। रिलेशंस विद पोर्चुगीज। यूरोपियंस को इंडिया के बारे में सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स, डिप्लोमैट्स इत्यादि के माध्यम से पता चला। फिर 15th सेंचुरी एडी में यूरोप से इंडिया तक के लिए डायरेक्ट सी रूट की डिस्कवरी के बाद पोर्चुगीज सबसे पहले सी रूट से भारत पहुंचे। उन्होंने कई कोस्टल सिटीज में ट्रेडिंग स्टेशंस की स्थापना की। पोर्चुगीज किंग ट्रेड के साथ साथ क्रिश्चियनिटी धर्म के प्रचार प्रसार में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। इसके लिए वे मिशनरीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेसुइट्स को बहुत प्रमोट करते थे। वहीं अकबर भी क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में जानने में बहुत रुचि लेते थे। इसलिए उन्होंने अपना एक ऑनवॉय गोवा भेजा ताकि वे जेसुइट प्रीस्ट्स को मुगल दरबार में इनवाइट कर सकें। परिणाम स्वरूप पहला जेसुइट मिशन 1580 एडी में फतेहपुर सीकरी पहुंचा और वहां करीब 2 साल रहकर अकबर और उलेमाओं को क्रिश्चियनिटी के वर्च्यूज के बारे में बताया। फॉरेन रिलेशंस के साथ साथ अकबर आर्ट एंड कल्चर के भी बहुत बड़े पेट्रन थे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर फॉरेन पॉलिसीज के कारण अकबर आर्ट एंड कल्चर पर बाबर और हुमायूं से कहीं ज्यादा ध्यान दे पाए। आइए देखते हैं अकबर्स कल्चरल पेट्रनेज। अकबर अपनी रेन को गोल्डन एरा बनाने के लिए लड़ाइयों के बीच भी आर्ट एंड कल्चर पर हेविली इन्वेस्ट करते थे। इस प्रथा को आगे जहांगीर और शाहजहां भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अकबर के रेन में दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। तो आइए सबसे पहले हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर। अकबर के आदेश पर कई मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉस्क्स और मॉज़ोलियम्स बनाए गए थे। इनमें जैन, मुस्लिम, हिंदू और रीजनल आर्किटेक्चर का संगम देखने को मिलता है। सभी फोर्ट्स में आगरा फोर्ट सबसे फेमस है, जो रेड स्टोन में बनवाया गया था। इसके अलावा उन्होंने लाहौर और इलाहाबाद, प्रेजेंट डे प्रयागराज में भी कई फोर्ट्स बनवाए।
इसके अलावा उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर का जन्म लेने की खुशी में उन्होंने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नाम के फोर्ट का निर्माण करवाया। यह भी रेड सैंडस्टोन में बनाया गया था। इतना ही नहीं, गुजरात फतेह के बाद फतेहपुर सीकरी में 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा बनवाया गया। फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स में कई गुजराती और बंगाली स्टाइल की बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती हैं। यहां पर फेमस जोधाबाई का पैलेस और पंचमहल भी हैं, जिसमें 5 स्टोरीज बनाई गई थी। अकबर के रेन में ही उनकी मां हुमायूं के लिए मार्बल से हुमायूंस टूम बनवाती हैं, जिसे ताजमहल का प्रिकर्सर भी माना जाता है। अकबर की मृत्यु के बाद उनका मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में बनाया गया, जिसे जहांगीर ने कंप्लीट करवाया। आर्किटेक्चर के साथ साथ अकबर पेंटिंग के भी बड़े शौकीन थे। आइए एक नजर डालते हैं। पेंटिंग का असली फाउंडेशन हुमायूं द्वारा रखा गया था। वो अपने साथ 2 पर्शियन पेंटर्स मुगल कोर्ट लाए थे, मीर सईद अली और अब्दुल समद। वे अकबर के कोर्ट में और फेमस हुए। इसके अलावा बसावन, मिस्कीना और दसवंत भी बड़े सधे हुए पेंटर्स थे। अकबर लिटरेरी और रिलीजियस टेक्स्ट्स के इलस्ट्रेशंस बनवाने में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। मिनिएचर पेंटिंग को भी अकबर का खूब सपोर्ट मिला। एग्जाम्पल के लिए हुमायूं द्वारा शुरू किए गए हमजा नामा का इलस्ट्रेशन अकबर ने जारी रखा। अकबर पेंटिंग के अलावा म्यूजिक के भी बहुत बड़े पेट्रन थे। म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ग्वालियर के म्यूजिशियन तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल किया था। तानसेन ने कई नए राग कंपोज किए। वे एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट थे। स्वामी हरिदास उनके गुरु हुआ करते थे। म्यूजिक के बाद हम बात करेंगे लिटरेचर के फील्ड में हुए एडवांसमेंट्स के बारे में। लिटरेचर। अकबर के शासन में लिटरेचर को बहुत बढ़ावा मिला था। उनकी लाइब्रेरी में 24,000 बुक्स थीं। उन्हें हिस्ट्री इतनी पसंद थी कि उन्होंने हिस्ट्री का सेपरेट डिपार्टमेंट ही बनवा दिया था और अपने दोस्त अबुल फजल को अकबरनामा लिखने का हुक्म भी दिया, जिसमें उनके शासन की सारी बातें डिटेल में लिखी हैं। जानते हैं अकबरनामा के बारे में। अकबरनामा एंड अबुल फजल। अकबरनामा के ऑथर अबुल फजल का शुरुआती जीवन आगरा में बीता। उनकी अरबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलॉसफी और सूफिज्म पर बहुत अच्छी पकड़ थी। साथ ही वे एक इंडिपेंडेंट थिंकर और डिबेटर भी थे, जो कंजर्वेटिव उलेमाओं के व्यूज को कई बार ओपोज भी करते थे। उनकी इन्हीं क्वालिटीज के कारण अकबर ने उन्हें अपना एडवाइजर बना दिया था। अकबर का एक मुख्य उद्देश्य स्टेट को रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से सेपरेट करना था। इस काम में अबुल फजल ने उनका खूब साथ दिया था। कोर्ट हिस्टोरियन के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन की कई पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को रिमार्केबल तरीके से सभी के सामने आर्टिकुलेट किया। 1589 एडी में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखने की शुरुआत की थी। इसे कई सोर्सेज को रिफर करने के बाद लिखा गया था, जैसे वाकई यानी एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओरल टेस्टिमनीज इत्यादि। अकबरनामा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें पहले 2 क्रॉनिकल फॉर्मेट में लिखे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में एडम से लेकर अकबर की लाइफ की फर्स्ट 30 इयर्स तक की हिस्ट्री लिखी गई है और दूसरे पार्ट में अकबर के शासन के 46th ईयर यानी 1601 एडी तक की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। वहीं तीसरा पार्ट आईने अकबरी नाम से फेमस है। इसमें अकबर के एम्पायर में रहने वाले लोगों की कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन इत्यादि पर लंबी चर्चा की गई है। इसके अलावा अकबर के समय में कल्टीवेट होने वाले क्रॉप्स, उनकी यील्ड, प्राइसेस, वेजेस और रेवेन्यूज के स्टैटिस्टिकल डिटेल्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पूरे अकबरनामा की एक खास बात रही है कि इसे अबुल फजल ने बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा है, जिसमें डिक्शन और रिदम का पूरा ख्याल रखा गया है। अकबरनामा इंडो पर्शियन राइटिंग स्टाइल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अकबरनामा का एडिटेड वर्जन फर्स्ट टाइम एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19th सेंचुरी एडी में पब्लिश किया गया था और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हेनरी बेवरेज के द्वारा अर्ली 20th सेंचुरी में किया गया था। वहीं अबुल फजल के भाई पोएट अबुल फैजी के लीडरशिप में पूरे महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन भी किया गया था। लिटरेचर के अलावा अकबर की लिंग्विस्टिक पॉलिसी भी बहुत इंक्लूसिव थी। आइए देखते हैं। लिंग्विस्टिक पॉलिसी। अकबर के समय में पर्शियन लैंग्वेज कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। साथ साथ बंगाली,
ओडिया, राजस्थानी और गुजराती जैसी रीजनल लैंग्वेजेस भी बड़ी तेजी से डेवलप हो रही थीं। रामायण और महाभारत का बड़े पैमाने पर रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया जाने लगा। हिंदी पोएट्स में तुलसीदास सबसे इन्फ्लुएंशियल पोएट थे। अकबर काल में ही उन्होंने अवधी हिंदी में रामचरितमानस की रचना की थी। ये तो थी अकबर द्वारा पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड कल्चर की बात। अब हम जानेंगे अकबर की पर्सनालिटी के कुछ डार्क साइड्स को एंड फाइनली बात करेंगे उनकी लेगेसी की। डार्क साइड्स ऑफ अकबर्स पर्सनालिटी। अकबर कभी कभी काफी क्रूअल्टी के साथ भी बिहेव करते थे। उन्हें रिबेलियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। हिस्टोरियंस हमें 3 ऐसे एग्जाम्पल्स बताते हैं जहां गुस्से में आकर अकबर इंसानियत भूल गए थे। पहले केस में उन्होंने अपने सौतेले भाई आदम खान को छत से नीचे 2 बार फेंकवाया ताकि वो जिंदा ना बच पाए। दूसरा, उज़्बेक रेबल्स से तंग आकर वो उनको हाथी से कुचलवा देते हैं। और तीसरा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट को घेरने के बाद अकबर ने चित्तौड़ की आम जनता को गाजर मूली की तरह कटवा दिया था। पर इन घटनाओं के बावजूद हम अकबर को एक महान राजा के रूप में याद करते हैं। आइए उनकी लेगेसी को देखते हैं। लेगेसी ऑफ अकबर। लेटर 16th सेंचुरी एडी में जहां ब्रिटिश और स्पेनिश टेरिटरीज में रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा था, वहीं एक इंडियन एम्परर ने फतेहपुर सीकरी से सेक्युलरिज्म की एक नई दास्तान शुरू की थी। अकबर ने स्टेट और रिलीजन को सक्सेसफुली सेपरेट किया था। उनकी तौहीद इलाही इसी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती थी। दिल्ली सल्तनत से अकबर के पीरियड तक मुस्लिम रूलर्स और हिंदू मासेस के बीच एक बड़ी खाई बन गई थी। पर अकबर ने जोधाबाई से इंटर रिलीजियस मैरिज करने के साथ साथ राजपूत्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह देकर इस खाई को पूरी तरह से भर दिया था। अबॉलिशन ऑफ जजिया और सती अबॉलिशन उनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट सेक्युलर रिफॉर्म्स थे। उन्होंने यूनिवर्सल पीस के लिए दीन ए इलाही नाम का धर्म भी शुरू किया था, जिसमें हर धर्म की अच्छाइयों को शामिल किया गया। इसके अलावा अकबर के इनोवेटिव मनसबदारी सिस्टम और प्रोविंशियल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रीऑर्गेनाइजेशन के कारण मुगल्स अगले 200 सालों तक इंडिया की डेस्टिनी शेप करने में सफल होते हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने टोडरमल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मॉडिफाई करके परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया था, जो भारत की आजादी तक चला था। आर्ट एंड कल्चर में मुगल पेंटिंग में अकबर के समय खूब एक्सपेंशन हुआ। आज भी इन पेंटिंग्स को मास्टरपीस माना जाता है। उनके द्वारा शुरू की गई पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टाइल जहांगीर के समय तक पीक पर पहुंच गई थी। उन्होंने आगरा और फतेहपुर सीकरी में कई फोर्ट्स और पैलेसेस बनवाए, जो आज भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। अकबर की इन लेगेसीज के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।